डार्क प्लेनेशन वेलकम्स यू। इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे ब्रह्मयुगम 2024 मूवी की स्टोरी को, जो कि एक मलयालम फिल्म है और इसे डायरेक्ट किया है राहुल सदाशिवन ने। एंड बात करें इसकी रेटिंग की तो IMDb पर इसे 7.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। एंड यू गाइस वोंट बिलीव के इस मूवी में मात्र 5 ही एक्टर्स हैं और पूरी फिल्म ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन में है, जिसकी वजह से मुझे पर्सनली मूवी का कॉन्सेप्ट काफ़ी पसंद आया है और इसने सिनेमा में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। एनीवेज सुनो, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो। लेट्स वॉचिंग। मूवी के स्टार्ट में हम एक जंगल में दो शख्स को देखते हैं, जिसमें एक थीवन होता है और एक कोरन होता है। ये दोनों कहीं से आ रहे होते हैं और उन्हें एक बड़ी सी नदी पार करनी होती है, बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर रात हो जाती है और उन्हें वहीं पर रुकना पड़ता है। नाउ कोरन को वहाँ पर कुछ महसूस होता है एंड वो थीवन से बोलता है कि आग को बुझने मत देना, मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई तो है। और कुछ देर बाद दोनों सो जाते हैं, पर आधी रात को थीवन की आंख खुलती है तो वो देखता है कि कोरन वहाँ पर नहीं होता है और आग भी लगभग ख़त्म हो गई होती है। तो थीवन कोरन को देखने के लिए जंगल में ही जाने लगता है, उसे आवाज़ें लगाते हुए, और कुछ दूर चलकर उसे कोरन मिल जाता है जो कि एक पेड़ को देख रहा होता है। और जब थीवन वहाँ पर देखता है तो पता चलता है कि वहाँ एक लड़की होती है जो कि हाफ नेक्ड होती है। ये देखकर थीवन काफ़ी घबरा जाता है और उसका नाम यक्षी करके पुकारता है। एंड इफ़ यू गाइज डोंट नो, यक्षी तो हिंदुइज़्म और बुद्धिज़्म में इसे एक नेचर फीमेल स्पिरिट माना जाता है, जो कि प्रकृति को दर्शाती है। फिलहाल के लिए आप मानकर चलो कि ये काइंड ऑफ स्पिरिट होती है जो कि नॉर्मल ह्यूमन नहीं होती है। नाउ अब थीवन को ये बात समझ आ जाती है, जिसके चलते वो वहाँ से भाग जाता है, पर कोरन उसकी शारीरिक सुंदरता की तरफ आकर्षित हो जाता है, जिसका फ़ायदा उठाते हुए यक्षी कोरन को वहीं पर मार देती है। अब सुबह हो जाती है और थीवन की आँख खुलती है तो वहाँ पर एक बड़ा सा झरना होता है, जिसे देखकर थीवन को रियलाइज़ हो जाता है कि इसे पार करना इम्पॉसिबल है। इसके बाद थीवन वहाँ से आगे चलने लगता है और रास्ते में उसे एक ओल्ड मैंशन यानी एक हवेली का द्वार दिखता है, जिसके अंदर वो चला जाता है। अंदर जाकर उसे कुछ कोकोनट्स रखे मिलते हैं तो वो उनमें से एक उठाकर खाने लगता है, क्योंकि उसने 4 दिन से कुछ भी नहीं खाया होता है। ऑल्दो इट सीम्स लाइक कि इस मैंशन में कोई भी नहीं रह रहा है, बट वहाँ एक हवेली का रसोइया यानी बावर्ची बैठा होता है, जो थीवन को कोकोनट खाते हुए देख लेता है और उससे बोलता है कि ये चोरी है और तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए बिना परमिशन के। जिस पर थीवन उससे माफ़ी मांगता है और कहता है उसने 4 दिन से कुछ भी नहीं खाया है, इसलिए उसने बिना इजाज़त के ही खा लिया। इनकी ये बातें चल रही होती हैं, तभी हवेली के रूम से आवाज़ आती है कि कौन आया है, उसे मेरे पास लेकर आओ। तो रसोइया थीवन को वहाँ ले जाता है और फिर एक शख्स बाहर आता है जो कि इस हवेली का वारिस होता है, जिसका नाम होता है कोडुमन पोट्टी। अब आई डोंट नो कि इनका सर नेम पोट्टी क्यों होता है, बट इट इज़ वॉट इट इज़। एनीवेज कोडुमन पोट्टी थीवन से उसके यहाँ आने की वजह पूछता है तो थीवन बताता है कि मैं एक पानन मतलब सिंगर या एक गायक हूँ। मैं राजा को सुबह उठाने के लिए गाया करता था, पर जैसे ही युद्ध शुरू हुई मैं अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग आया और अब मैं अपने गांव की तरफ जा रहा था। मुझे रास्ते में आपकी हवेली का द्वार दिखाई दिया तो मैं यहाँ पर आ गया। जिस पर पोट्टी बोलते हैं कि अगर तो तुम गायक हो तो मुझे कुछ गाकर सुनाओ। जिस पर थीवन उन्हें गाकर सुनाता है, जिससे कोडुमन पोट्टी काफ़ी प्रसन्न हो जाते हैं और थीवन को आज का खाना यहीं पर खाने के लिए बोलते हैं। जिसे सुनकर थीवन काफ़ी खुश हो जाता है और उनका धन्यवाद करते हुए कहता है कि उसने वैसे भी काफ़ी टाइम से कुछ भी नहीं खाया है, पर कोडुमन पोट्टी सिर्फ उसे खाने के लिए ही नहीं बोल रहे होते हैं, बल्कि उसे यहीं पर रुकने के लिए बोलते हैं और कहते हैं कि जब वो कहें तब थीवन उन्हें गाकर सुनाए, मतलब वो थीवन को हवेली का गायक बनने के लिए बोलते हैं। जिस पर थीवन मना करने लगता है क्योंकि उसे अपने गाँव जाना होता है, पर कोडुमन पोट्टी इस बात पर नाराज़ हो जाते हैं और कहते हैं कि किसी ने भी उनका कहा नहीं टाला है और सहायता को स्वीकार ना करना एक अपमानजनक बात होती है। अब थीवन एक रेस्पेक्टफुल और काइंड नेचर का बंदा होता है, तो वो ना चाहते हुए भी वहाँ रुकने के लिए बोल देता है। इसके बाद रसोइया थीवन को उसके रूम तक ले जाने लगता है और चलते हुए बताता है कि 6 जनरेशन पहले यहाँ कोडुमन पोट्टी के पूर्वज आए थे और उन्होंने ही इस हवेली को बनाया है। और आगे चलकर थीवन को साउथर्न्स रूम में जाने के लिए मना करते हैं, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा एरिया होता है और कोई भी वहाँ पर खो सकता है। जिसका एग्जाम्पल देते हुए वो बताते हैं कि इस मेंशन का डांसर खजाने के लालच
लालच में मेंशन के साउथर्न्स यानी दक्षिणी कमरों की तरफ चला गया था और आज तक वो वापस नहीं आया है। तो तुम्हें यहाँ पर ध्यान से रहना होगा और इधर उधर नहीं जाना है। अब रसोइया थीवन को उसके रूम तक ले आता है। तभी ऊपर के कमरों से कुछ आवाज़ आती है, जस्ट लाइक किसी को ऊपर जंजीरों से बांध रखा है। ये सुनकर थीवन रसोइये से पूछता है उस आवाज़ के बारे में, तो वो बताता है कि यहाँ के ज़्यादातर कमरे काफ़ी वक्त से बंद हैं, तो ऐसी आवाज़ें आती रहेंगी, तुम इन पर ध्यान मत दो और अपने काम से काम रखो। अब अगले दिन की सुबह थीवन नहाता है और रात होने पर कोडुमन पोट्टी को गाना सुनाने लगता है। और यहाँ पर कोडुमन पोट्टी थीवन से माफ़ी मांगते हैं अगर उनसे बोलने में कुछ भी भूल चूक हो गई हो तो, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से यहीं पर रह रहे हैं। अब इतने में ही रसोइया थीवन के लिए खाना लेकर आ जाता है और थीवन खाना खाना शुरू करता है और गॉड को थैंक्स बोलता है कि उन्होंने उसे रहने के लिए छत और खाने के लिए खाना दिया। पर शॉकिंगली थीवन की इस बात पर कोडुमन पोट्टी काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं और थीवन से बोलते हैं कि जब खाना तुम्हें हमने दिया है तो तुम भगवान का शुक्रिया क्यों कर रहे हो। ये सुनकर थीवन को कहीं ना कहीं बुरा लगता है, बट एज आई सेड कि थीवन एक काइंड नेचर का बंदा होता है, तो वो कोडुमन पोट्टी से अपने कहने पर माफ़ी मांगता है। इधर रसोइया एक थाली में खाना लेकर ऊपर वाले रूम में जा रहा होता है जहाँ से जंजीर की आवाज़ें आ रही थी। इसके बाद थीवन टॉयलेट के लिए हवेली के पास ही जंगल में जाता है और वो देखता है वहाँ बहुत सारी कब्र बनी होती हैं एंड इट सीम्स लाइक अ होल ग्रेवयार्ड। ये देखकर थीवन काफ़ी घबरा जाता है और वहाँ से वापस हवेली में आ जाता है और तभी उसे ऊपर के रूम से सेम आवाज़ आती है जो पहले आई थी। एंड जस्ट टू चेक के ऊपर आखिर है क्या, वो जीने का दरवाज़ा खोलकर ऊपर चला जाता है और वो देखता है कि वहाँ पर एक खाने की थाली रखी होती है और लंबी सी जंजीर बंधी होती है जो एक कमरे में जारी होती है। और तभी वही कमरे से कुछ हिलने की आवाज़ आती है और जंजीर भी मूव करने लगती है, जिसे देखकर थीवन काफ़ी डर जाता है और वहाँ से भी भाग जाता है और ये रात भी जैसे तैसे पूरी हो जाती है। अब अगले दिन की सुबह थीवन उठता है और कोडुमन के पास जाता है जहाँ पर वो पकीड़ा खेल रहे होते हैं। इफ़ यू गाइज डोंट नो कि पकीड़ा क्या होता है, तो पकीड़ा एक लूडो की तरह ही खेल होता है जो पहले के टाइम में खेला जाता था। तो कोडुमन पोट्टी थीवन से पूछते हैं कि तुम्हें पकीड़ा खेलना आता है। थीवन कहता है हाँ, मैं मंदिर में काफ़ी खेला करता था। तो कोडुमन पोट्टी उसे अपने साथ खेलने के लिए बोलते हैं, पर यह भी कहते हैं कि इस खेल में कुछ ना कुछ दांव पर लगाना होता है, अन्यथा ये खेल नहीं माना जाता है। जिस पर थीवन बोलता है कि मेरे पास तो कुछ दांव पर लगाने के लिए है ही नहीं, जिसके जवाब में कोडुमन बोलते हैं कि तुम्हारे पास है। फिर थीवन कहता है कि मेरे पास सिर्फ एक धोती के अलावा कुछ भी नहीं है जिसे मैं दांव पर लगा सकूं। अगेन कोडुमन बोलते हैं कि तुम्हारे पास है और वो है तुम्हारा समय, जिसके जवाब में कोडुमन बोलते हैं कि तुम्हें स्लेब्स और दुष्टों के बाजार में बेच दिया गया और तुम पोनन नौका से भाग निकले, जंगल में कुछ दिन भटके और गांव जाने के लिए नदी पार ना कर पाए और अब यहाँ पर आकर मेरे साथ बैठकर पकीड़ा खेल रहे हो। यह है समय जिसे तुम्हें दांव पर लगाना है। तो अगर तो तुम जीत जाते हो तो तुम यहाँ से कभी भी अपने गांव जा सकते हो, पर अगर तुम हार जाते हो तो तुम्हें हमेशा के लिए यहीं पर रुकना होगा इस हवेली का गायक बनकर, और जब मैं कहूँ तब तुम्हें गाना सुनाना होगा। जिस पर थीवन सोच में पड़ जाता है कि मैंने इन्हें सच तो बताया ही नहीं, फिर ये मेरे बारे में इतना सब कैसे जानते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस वो खेल के लिए मना कर देता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो हमेशा के लिए यहीं पर रुके। ये सुनकर कोडुमन थीवन से डाइस वापस लेते हैं, पर जब वो उन्हें डाइस देता है तो वो उसे पकड़ते ही नहीं है और डाइस पकीड़ा के ऊपर गिर जाता है। कोडुमन बोलते हैं कि तुमने अपनी चाल चल दी है, अब तुम्हें ये खेल खेलना ही पड़ेगा। थीवन यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता था तो उसे खेलना ही पड़ता है एंड लास्ट में वो जीतने वाला होता है, पर कोडुमन डाइस को पलट देते हैं, वो भी बिना टच किए। ये देखकर थीवन काफ़ी हैरान हो जाता है और उसे रियलाइज़ हो जाता है कि कोडुमन एक नॉर्मल इंसान नहीं है। तो अब चूंकि थीवन हार गया होता है तो उसे अब ना चाहते हुए भी यहीं पर रुकना होगा हमेशा के लिए। इधर दूसरी तरफ रसोइया एक जंगली चिकन पकड़कर उसे खाने के लिए बना रहा होता है और थीवन उसके पास जाकर बोलता है कि कोडुमन शायद कोई ब्राह्मण है, वो मेरे बारे में इतना सब कुछ जानते हैं मेरे बिना बताए। जिस पर रसोइया बोलता है कि उसकी बातों पर यकीन मत करो, वो एक कपटी इंसान है। जिसे सुनकर थीवन हैरान हो जाता है कि ये महाराज के बारे में ऐसा क्यों बोल रहा है। थीवन रसोइये से बोलता है कि तुम उनके बारे
बारे में ऐसा कैसे बोल रहे हो? तो रसोइया कहता है कि तुम मुझे नहीं बताओगे कि मुझे क्या बोलना है और क्या नहीं। इसके बाद थीवन और कोडुमन खाना खा रहे होते हैं और कोडुमन चिकन को अनयूजुअल तरीके से खा रहे होते हैं और थीवन को ये अजीब लगता है और वो खाना भी नहीं खाता है। और इतने में ही कोडुमन की प्लेट नीचे गिर जाती है क्योंकि वो मदिरा के नशे में होते हैं और थीवन से पूछते हैं कि ये रसोइया तुम्हें मेरे बारे में कुछ कहकर बहका तो नहीं रहा है, जिस पर थीवन थोड़ा नर्वस हो जाता है और मना कर देता है कि ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। पर कोडुमन को थीवन के चेहरे से पता चल जाता है कि रसोइये ने कुछ तो बोला है और वो थीवन को बताते हैं कि एक बार इस रसोइये ने यहाँ के सहायक यानी हेल्पर को मेरे बारे में कुछ कहकर भड़का दिया था, तो उसने यहाँ से जाने की जिद लगा ली थी और बहुत ज़्यादा बोलने लगा था, तो मैंने उसे मार दिया और उसकी कब्र यहीं हवेली के पास में जंगल में ही है। ये सुनकर थीवन कोडुमन की विचारधारा को समझने लगता है। अब यहाँ रसोइया भी आ जाता है और कोडुमन रसोइये से बोलते हैं कि उनके लिए वो दोबारा खाना लेकर आए, जिस पर रसोइया बोलता है कि अब खाना नहीं बचा है, जिस पर कोडुमन उसके ऊपर गुस्सा करने लगते हैं और उससे कहते हैं कि तुझे मरने से डर नहीं लगता क्या? तो रसोइया कहता है कि नहीं लगता। फिर कोडुमन बोलते हैं कि अपनी निगाहें नीची करके मुझसे बात कर, लेकिन रसोइया ऐसा नहीं करता है। अब कोडुमन को काफ़ी गुस्सा आने लगता है और पूरा कमरा हिलने लगता है और सामान भी इधर उधर गिरने लगता है। फिर कोडुमन अपना हाथ आगे करते हैं और रसोइया अपनी जगह से खींचकर कोडुमन के पास आ जाता है और कोडुमन उसका गला पकड़कर हवा में उठाने लगते हैं। अब ये सारी चीज़ें देखकर थीवन बहुत ज़्यादा डर जाता है और उसे रियलाइज़ हो जाता है कि वो बुरी तरह से फंस चुका है, क्योंकि ये सब उसके लिए अनएक्सपेक्टेड होता है और उसके सामने ही ये सब अननेचुरल चीज़ें हो रही होती हैं। अब इस पॉइंट पर क्लियर हो जाता है कि कोडुमन पोट्टी एक कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, क्योंकि उसके पास ये पावर्स हैं। इसके बाद थीवन रसोइये के पास जाकर उससे पूछता है कि आखिर कोडुमन पोट्टी कौन है और मैं ये किस जगह पर फंस गया हूँ, जिसके जवाब में रसोइया बताता है कि जो तुमने सुना है वो सही है। कोडुमन ने ही यहाँ के डांसर और हेल्पर को मारा था और मैंने ही उन्हें दफनाने के लिए गड्ढा खोदा था। और अगर तुम्हें कोडुमन को जानना है तो पहले इस हवेली का इतिहास जानना होगा, मांत्रिक चुडेलन पोट्टी के बारे में जानना होगा। आज से कई साल पहले अथर्ववेदाचार्य चुडेलन पोट्टी ने घोर निष्ठा करके या कह सकते हैं रिचुअल्स करके देवी वाराही का आह्वान किया था, यानी उन्हें आज़ाद किया था। और इस पर खुश होकर देवी वाराही ने चुडेलन पोट्टी को एक मैजिकल बॉक्स दिया था जिसमें एक गोब्लिन था जिसे चातन भी कहा जाता था और उसके पास सुपरनेचुरल पावर्स थी और वो चुडेलन पोट्टी की हर विश पूरी कर सकता था। पर चुडेलन पोट्टी ने चातन को अपने वश में करके उस पर अत्याचार किया और उसके साथ दुर्व्यवहार किया। और एक दिन इस अत्याचार से परेशान होकर चातन ने नशे में धुत चुडेलन पोट्टी से कहा कि अगर तो वो उसकी आंखों में देखेगा तो उसे जहन्नुम दिखाई देगा। और जैसे ही चुडेलन पोट्टी चातन की आंखों में देखता है तो वो चुडेलन की रूह को निकाल लेता है और चुडेलन को मार देता है और उसके सारे परिवार के मेंबर्स को भी बुरी तरह से मार देता है और आजाद होकर चुडेलन की हवेली पर राज करता है। उसके बाद कई पावरफुल सोर्सेस चातन को खत्म करने के लिए आए पर सारे ही नाकाम हुए और लास्ट में इस परिवार के आखिरी वंशक कोडुमन पोट्टी ने यहाँ आकर गोब्लिन को जंजीर से अपने कैद में कर लिया। अब ये सुनकर थीवन कहता है कि मतलब जो ऊपर के कमरे में मैंने देखा था वो चातन ही था, जिस पर रसोइया बोलता है कि अगर तो तुम ऐसे ही यहाँ इधर उधर घूमोगे तो तुम्हारे लिए भी मुझे कब्र खोदनी पड़ेगी। अभी रात भी बीत जाती है और सुबह होते ही थीवन रसोइये के पास जाता है जहाँ पर वो लकड़ियाँ फाड़ रहा होता है। थीवन रसोइये से कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ और तुम भी मेरे साथ चलो, पर रसोइया थीवन की बात पर ध्यान नहीं देता है और उसे धक्का देकर पीछे कर देता है। फिर थीवन अकेला ही यहाँ से जाने का डिसाइड करता है और अंदर जाकर अपने कपड़े वगैरह उठाने लगता है। पर तभी पीछे से कोडुमन वहां आ जाता है और थीवन डरते डरते उनसे बोलता है कि वो यहाँ से जाना चाहता है, जिस पर कोडुमन हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि बिल्कुल तुम यहाँ से जा सकते हो, पर इतनी बारिश में कैसे जाओगे। ये सुनकर थीवन कहता है कि लेकिन बारिश तो हो ही नहीं रही है और तभी वहाँ पर तेज की बारिश शुरू हो जाती है। अब थीवन रात का खाना खा रहा होता है और कोडुमन उससे बोलता है कि ये बारिश कब तक रुकेगी इसका कोई जवाब नहीं है, हो सकता है कुछ हफ्ते या महीने या फिर साल भर भी लग सकते हैं। लास्ट टाइम जब यहाँ के डांसर को घर जाना था तो बारिश 3 साल तक नहीं रुकी थी, जिसकी वजह से वो काफ़ी बड़बड़ाने लगा था और फिर मैंने उसे भी मार दिया था। और ये ब्रह्मा युग है, आसान भाषा में इसे कलयुग भी कहा जाता है और इस काल में तुम्हारी भक्ति और मान्यताएं कोई महत्व नहीं रखती हैं और ब्रह्मा युग में भगवान की पूजा करने का भी कोई महत्व नहीं होता है। तुम चाहे जितना भी पुकार
पा रहा हो वो नहीं सुनेगा। अब इसके बाद थीवन अपने कमरे में चला जाता है जहाँ पर रसोइया उसे अपने साथ ले जाकर मदिरा यानी शराब सर्व करता है और यहाँ पर थीवन अपने गाँव और अपनी माँ के बारे में बताता है और वो रसोइये से भी पूछता है उसके परिवार के बारे में। तो वो कहता है कि मैं अकेला हूँ और मेरा कोई भी परिवार नहीं है। अब इसके बाद थीवन अपने कमरे में वापस आकर सो जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो सामने से उसे चातन बैठकर देख रहा होता है और बहुत ही वियर्ड तरीके से वो थीवन के पास जाता है। बट बाद में हमें पता चलता है कि ये जस्ट थीवन का एक बुरा सपना होता है। अब सुबह हो जाती है और थीवन बाहर आता है और देखता है कि रसोइया वहाँ पर एक कब्र खोद रहा होता है। थीवन ये देखकर उस रसोइये के पास जाकर उससे पूछता है कि तुम ये किसके लिए खोद रहे हो, जिस पर रसोइया कोई जवाब नहीं देता है और उसकी तरफ देखने लगता है। तो थीवन को लगता है वो कब्र उसी के लिए खोद रहा है क्योंकि वहाँ उन तीनों के अलावा और कोई नहीं होता है। इसलिए थीवन को लगता है कि वो लोग उसे मारने वाले हैं, तो वो हवेली से भाग जाता है। और जैसे ही थीवन हवेली से बाहर निकलता है तो उसके अचानक से पेट में दर्द होने लगता है और उसके मुंह से खून की उल्टी होने लगती है। तो थीवन को एहसास हो जाता है कि वो ऐसे ही यहाँ से नहीं भाग सकता है। तो वो वापस से लड़खड़ाता हुआ हवेली में चला जाता है जहाँ पर कोडुमन भी खड़ा होता है और थीवन से कहता है कि तुम बिना मेरी आज्ञा लिए यहाँ से भाग गए, इसलिए तुम्हें खून की उल्टी हुई है। तुम्हें मुझसे आज्ञा लेनी चाहिए थी। जिस पर थीवन उससे माफ़ी मांगता है और कोडुमन से बाहर जाने की परमिशन लेता है, लेकिन वो थीवन की आज्ञा को अस्वीकार करता है। अब इसके बाद थीवन बेहोश हो जाता है और रसोइया उसके ऊपर पानी डालकर उसे उठाता है और कुछ जड़ी बूटी से बनी दवाई देता है और थीवन से कहता है कि यह वैली एक ट्रैप की तरह है, तुम जितना इससे भागोगे उतना ही इसमें फंसते जाओगे। एक रहस्य है जिसे सुलझाते हुए तुम खुद को ही भूल जाओगे। क्या तुम्हें याद है कि तुम यहाँ कितने वक्त से हो? जिस पर थीवन कहता है कि शायद से कुछ दिन। जिस पर रसोइया पूछता है कि कुछ दिन या फिर कुछ महीने, जिसका जवाब थीवन नहीं दे पाता है। फिर रसोइया पूछता है तुम्हें याद है तुम्हारा नाम क्या है या फिर तुम्हारी माँ का क्या नाम है? एंड अनफॉर्चुनेटली थीवन ये सब भूल चुका होता है, मतलब उसकी मेमोरी लॉस हो जाती है। अब थीवन पूछता है कि ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है, मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं आ रहा है? जिस पर रसोइया बोलता है कि तुम्हें शब्दों से तो नहीं समझा सकता पर कुछ दिखा सकता हूँ। और इतना कहकर रसोइया थीवन को ऊपर वाले कमरे में ले जाता है जहाँ पर चातन को बांध रखा होता है, पर वहाँ पर एक लाश पड़ी होती है। रसोइया थीवन को बताता है कि ये लाश इस हवेली के मालिक की है जो यहाँ पर आया था और चातन ने उसे अपने वश में करके बंदी बना लिया था और ये अपने साथ साथ अपने यहाँ आने के लक्ष्य तक को भूल गया था और आज तक इसे जंजीर से बांध कर रखा गया और अब ये मर चुका है। और इतना कहकर उस लाश के ऊपर से कपड़ा हटाता है। और यहाँ पर कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है क्योंकि वो लाश होती है कोडुमन पोट्टी की। अब ये देखकर थीवन हैरान हो जाता है और रसोइये से पूछता है कि अगर ये कोडुमन है तो नीचे जो है फिर वो कौन है? जिस पर रसोइया बताता है कि वो ही चातन है जो कोडुमन पोट्टी के भेष में है। अगर तुम इसे गौर से देखोगे तो पता चलेगा कि ना तो उसके पास कोई दिल है और ना ही वो ईश्वर के द्वारा बनाया हुआ कोई इंसान है। वो जिसे चाहे उसे अपने वश में कर सकता है, मानो एक चलती फिरती मौत की तरह है। और इसने अपना खुद का ही एक रीम बना लिया है जिसका मालिक भी यही है और बंदी भी। मीन्स वो यहाँ से बाहर नहीं जा सकता और हम भी इसी जाल में फंसे हुए हैं। ये सुनकर ऑफ कोर्स थीवन काफ़ी शॉक्ड होता है और रसोइये से पूछता है कि इसे कैसे रोका जा सकता है। जिस पर रसोइया कहता है कि बस एक ही चीज़ है जो इसे रोक सकती है और वो है एक जलता हुआ दिया जो कुछ शक्तियों के द्वारा आज तक जल रहा है और जस्ट उसके ऊपर वाले कमरे में रहकर चातन उस दिए की रक्षा करता है, जिसे अगर बुझा दिया जाए तो चातन को कमजोर किया जा सकता है। और वो दिया रखा हुआ है हवेली के बेसमेंट के एक सीक्रेट कमरे के अंदर जिसमें एक मजबूत ताला लगा हुआ है और किसी को नहीं पता कि उस कमरे की चाबी कहाँ पर है। जिस पर थीवन बोलता है कि चाबी कहाँ है ये तो सिर्फ कोडुमन के भेष में चातन ही बताएगा। अब अगले दिन थीवन और रसोइया कोडुमन की लाश को दबा देते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो कब्र रसोइया खोद रहा था वो थीवन के लिए नहीं थी बल्कि कोडुमन को दफनाने के लिए थी। ये दोनों कोडुमन को दफना देते हैं और चाबी को ढूंढने की प्लानिंग बनाते हैं। थीवन चातन के पकीड़े के पाशे को हिलाने लगता है जिसकी आवाज सुनकर चातन उसके पास आता है और थीवन उससे कहता है कि मैं एक बार और इसे तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ। जिस पर चातन थीवन से कहता है कि तुम्हारे पास दाव पर लगाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है तो फिर तुम कैसे खेल सकते हो। इस पर थीवन बोलता है कि मेरे पास है और वो है एक चाबी। अब इतना सुनते ही चातन अपनी धोती पर हाथ रखता है, मीन्स उस कमरे की चाबी
चातन के ही पास है। अब चातन उससे पूछता है कि तुम किस चाबी की बात कर रहे हो, तो थीवन बताता है कि मेरी आज़ादी की चाबी जो कि आपके पास है, और अगर मैं जीत जाता हूँ तो आप मुझे यहाँ से जाने दोगे। अब थीवन और रसोइये को पता चल जाता है कि चाबी कहाँ पर है, बस उन्हें उसे चातन से लेना होगा। और थीवन रसोइये से कहता है कि चाबी मैं चुरा लूंगा, बस तुम्हें अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी होगी। तो तुम चातन के लिए ढेर सारे मांस से बना खाना और मदिरा का इंतजाम करो। जिस पर रसोइया कहता है कि ठीक है, मैं तैयार हूँ, पर कुछ भी गड़बड़ हुई तो उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। अब रसोइया खाना बनाने लगता है और तभी चातन उसके पास आकर उसका गला पकड़ लेता है और रसोइये से बोलता है कि तुमने थीवन को मदिरा क्यों पिलाई। चातन उससे कहता है कि उसका यहाँ पर रुकना मेरे लिए अब ऐसा नहीं हो रहा है, तुम जल्द ही उसके लिए भी कब्र खोदो। इसके बाद प्लान के मुताबिक चातन को मदिरा और खाना दिया जाता है और इसी बीच थीवन गाना भी गा रहा होता है। और गाने के बाद थीवन चातन से कहता है कि मैं जानता हूँ तुमने मुझे यहाँ गाना सुनाने के लिए नहीं रखा है, बल्कि मैं यहाँ हूँ क्योंकि तुम ईश्वर में मेरा विश्वास मिटाना चाहते हो। मैं तुम्हारा असली रूप देखना चाहता हूँ। जिस पर चातन कहता है कि उसका अभी वक्त नहीं आया है। चातन उससे कहता है कि मेरे लिए और मदिरा लेकर आओ, तो थीवन उससे मग लेकर मदिरा लेने चला जाता है और साथ ही उसे रियलाइज होने लगता है कि चातन उसे मारने वाला है। नाउ थीवन रसोई में जाता है, लेकिन रसोइया वहाँ पर होता ही नहीं है। तो थीवन को लगता है कि रसोइया ने उसे धोखा दे दिया है और उसे ही अब कुछ करना होगा। तो वो चातन के पास जाता है जहाँ वो सो रहा होता है और थीवन चाबी चुराने की कोशिश करता है, लेकिन तभी चातन जाग जाता है और थीवन का गला पकड़कर उसे मारने लगता है और उसकी आत्मा को अपने अंदर ऑब्जर्व करने लगता है। पर तभी उसे कुछ हो जाता है और फिर वो जल्दी से अपनी चाबी देखता है तो वो उसके पास नहीं होती है। फिर हमें पता चलता है कि जब चातन ने रसोइये को पकड़ा था तो उसने तभी चातन से चाबी चुरा ली थी और अब रसोइया नीचे जाकर उस दिए को बुझा देता है और उसके साथ सारे दिए बुझने लगते हैं। इधर चातन चिल्लाता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद थीवन उस कमरे में जाता है जहां पर चातन अपने रिचुअल्स किया करता था और रसोइया भी वहां पर आ जाता है, जिसे देखकर थीवन उसकी गर्दन पर चाकू रखकर बोलता है तुमने मेरे साथ धोखा करा है। जिस पर रसोइया बोलता है कि ये वक्त आपस में लड़ने का नहीं है बल्कि चातन से लड़ने का है। और वहीं पर रखा होता है वो जादुई बक्सा जो देवी वाराही ने चुटिलन पोट्टी को दिया था, जिसके अंदर से चातन निकला था। अब रसोइया बोलता है कि इसी बक्से में हमें चातन को वापस से बंद करना होगा, उसे बहलाकर, और कोई हमारे पास रास्ता भी नहीं है और ये काम हमें सूरज के उगने से पहले ही करना होगा। और फिर रसोइया उस मैजिकल बॉक्स को थीवन को देता है और एक मशाल लेकर ये दोनों निकल जाते हैं चातन को पकड़ने के लिए, क्योंकि वो अब काफ़ी हद तक कमज़ोर हो चुका है। और जाते हुए रसोइया थीवन से बताता है कि वो तुम्हें झूठ बोलकर भटकाने की कोशिश करेगा, या तुम्हारे दिमाग के साथ खेलेगा और तुम्हारी मानसिकता पर भी अटैक कर सकता है। चाहे जो कुछ भी हो जाए तुम्हें उसके बहकावे में नहीं आना है। और ये दोनों उसी बेसमेंट वाले कमरे में जाते हैं और चातन भी वहीं पर होता है। और यहाँ पर रसोइया रिवील करके बताता है कि वो भी पोट्टी का ही वंश है। तो चातन कहता है कि हो ही नहीं सकता, मैंने खुद पोट्टी के पूरे परिवार को खत्म किया था। जिस पर रसोइया बोलता है कि कोडुमन पोट्टी मेरे पिता थे, क्योंकि उनका दासी से भी एक रिश्ता था, इसलिए मैं उन्हीं के वंश से हूँ। और इसके बाद चातन उन पर हमला कर देता है, जिसके बचाव में थीवन उसके हाथ और पेट पर चाकू से वार करता है। इसके बाद चातन वहां से भाग जाता है और थीवन और रसोइया दोनों ही अलग हो जाते हैं। और थीवन एक गैलरी से होता हुआ जा रहा होता है, लेकिन वो छोटी होती जाती है और थीवन वहीं पर फंस जाता है। दूसरी तरफ रसोइया जहाँ पर होता है वहाँ की जगह अचानक से राउंड में घूमने लगती है। अब हो सकता है कि चातन इनके दिमाग से खेल रहा हो और ये सारी चीजें बस उनके दिमाग में ही चल रही हैं। एनीवेज, तो जैसे तैसे ये दोनों इससे बाहर निकलते हैं और एक बार फिर से चातन के पास जाते हैं, जहाँ पर वो रसोइये को बहकाने की कोशिश करता है कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन रसोइया उसके बहकावे में नहीं आता है और उसके हाथ से रिंग निकालकर अपने पास रख लेता है। नाउ यहाँ पर रिंग का कॉन्सेप्ट काफी अनएक्सपेक्टेड होता है, क्योंकि अभी तक इसके बारे में कुछ भी बताया ही नहीं गया है। खैर, तो ये रिंग जिसके पास भी होगी सिर्फ वो ही चातन को कमांड दे सकता है, फिर चाहे वो खुद चातन के पास हो या फिर किसी दूसरे के। तो यहाँ रसोइया उससे वो अंगूठी लेकर उसे जला देता है और फिर उसके अंदर से निकलता है चातन और हम चातन को उसके असली रूप में देख पाते हैं। अब ये दोनों चातन को उसके बक्से में वापस से बंद करने के लिए जाते हैं और रसोइया उस रिंग को पहनने लगता है, जिससे कि वो चातन को कमांड दे सके वापस बंद होने की। लेकिन यहाँ पर थीवन उसे रोकता है, ये कहते हुए कि तुम इसे नहीं पहन सकते क्योंकि
तुम भी लालच में आकर भटक जाओगे। और ऐसे ही रिंग को लेकर इन दोनों की लड़ाई होने लगती है, जिसे चातन भी छुपकर देख रहा होता है। और इस लड़ाई में ये लोग भूल जाते हैं कि वहाँ पर आग लग चुकी है, जिसके चलते पूरी छत नीचे गिर जाती है। और इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि थीवन वहाँ से निकल जाता है और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन रसोइया तभी आकर उसे गिराकर पीटने लगता है उससे वो रिंग वापस लेने के लिए, क्योंकि वो रिंग अब थीवन के पास होती है। लेकिन थीवन कुछ अलग बिहेव कर रहा होता है और उसने जो कान की बाली पहन रखी होती है वो अब उसके दूसरे कान में होती है, जिसे देखकर रसोइया पीछे हट जाता है और उसे ये रियलाइज हो जाता है कि वो थीवन नहीं बल्कि चातन ही है जिसने थीवन का रूप ले लिया है। और हम थीवन की बॉडी को वहीं पर दबा हुआ पाते हैं। अब इसके बाद रसोइया वहां से अपनी जान बचाकर भाग जाता है और लास्ट सीन में हम थीवन के रूप में चातन को देखते हैं, जो नदी के किनारे अपना मुंह धो रहा होता है और उसे उसी की परछाई में कोडुमन नजर आता है और वो उस रिंग को पहनकर आगे बढ़ने लगता है। मतलब अब चातन पूरी तरह से आजाद हो चुका है। और इसी के साथ ब्रह्मा युगम मूवी खत्म हो जाती है। अब आई नो के काफी सारी थ्योरीज और डिटेल्स हैं जो रह गई हैं, पर मैं एक ही वीडियो में वो सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। तो अगर तो तुम्हें लग रहा है कि कुछ भी छूट रहा है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एक बार इस मूवी को देख सकते हो। बाकी जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। सो दैट्स ऑल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो हियर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए पीस आउट।